रणजीत सिंह ने लाहौर को जीत लिया था और पंजाब के महाराजा की उपाधि धारण कर ली थी। वक्त बीत रहा था और पंजाब के ईस्टर्न साइड की सीमाओं की तरफ के हालात धीरे धीरे तब्दील हो रहे थे। सन 1800 में हांसी में जॉर्ज थॉमस का कब्जा था। मैं आज के हरियाणा के शहर हांसी की बात कर रहा हूं, जो उस वक्त एक बड़ी रियासत हुआ करती थी। वही दिल्ली में मराठों का कब्जा हो चुका था। सिंधिया ने अपनी मर्जी का एक कठपुतली मुगल बादशाह दिल्ली के तख्त पर बिठाया हुआ था। दिल्ली से आगे बंगाल तक अंग्रेजों का होल्ड था। सन 1801 में सिंधिया ने अपने फ्रेंच जनरल पेरोन को भेजा और उसने हांसी के शासक थॉमस के साथ लड़ाई करके उसको नेस्तनाबूद कर दिया। और अब वो यानी पेरोन पंजाब के इलाके का एक ताकतवर आदमी बन गया था। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका। मैं राकेश सिनवार। बेल आइकन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हांसी के राजा जॉर्ज थॉमस को हराने के लिए उसने ईस्टर्न पंजाब में सतलुज इलाके के कई सरदारों को पगड़ी बदलकर अपना दोस्त बनाया। पेरोन ने इस इलाके के सिख सरदारों को अंग्रेजों के खिलाफ उकसाकर चौकन्ना कर दिया और अब अंग्रेजों के उस तरफ आगे बढ़ने के मंसूबों पर रोक लग गई थी। महाराजा रणजीत सिंह के मामा जींद के राजा भाग सिंह को जनरल पेरोन ने एक पत्र में लिखा कि अंग्रेजों की ये नीति है कि वो पहले आपको लोभ लालच देंगे, मदद का वायदा करेंगे, चापलूसी करेंगे और फिर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए कब्जा कर लेंगे। उसने उदाहरण के तौर पर कई लोगों के नाम बताए जिनके साथ अंग्रेजों ने ऐसा किया था। उनमें टीपू सुल्तान, नवाब कासिम अली, नवाब आसफुद्दौला और निज़ाम अली खान वगैरह शामिल थे। जब अंग्रेजों के एजेंट मीर यूसुफ अली महाराजा रणजीत सिंह से मुलाकात के लिए लाहौर आए तो सरदार भाग सिंह ने पूरी कोशिश की कि वो अंग्रेजों से किसी तरह का वायदा ना करें। महाराजा इस मामले में बेहद चालाकी से काम लेते थे। जब किसी भी तरफ से कोई प्रस्ताव आता, चाहे वो अफगान हो, फ्रांसीसी हो या फिर अंग्रेज हो, वो देखते थे कि उसमें किसी तरह से भी पंजाब के ऊपर अधिकार का मकसद ना छिपा हो। लेकिन साथ ही वो ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने इन विदेशी एजेंट्स से मिलने से इनकार कर दिया तो उनके दुश्मन उनके खिलाफ जाकर इनसे मिल सकते हैं और तब वो बेहद शानदार राजनीतिक डिप्लोमेसी से काम लेते थे। जनरल पेरोन पंजाब को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इस बात ने उसके खिलाफ माहौल तैयार कर दिया और पंजाब के लोग उसके खिलाफ हो गए। बाद में उसके नीचे काम करने वाला एक अफसर लुइस उसके मिशन को पूरा करने के लिए पंजाब आया। उसने पंजाब के मालवा इलाके के सिख सरदारों के ऊपर जुल्म किए और उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया। हालांकि उसके इस गलत काम की वजह से जनरल पेरोन ने उसको गिरफ्तार कर लिया और फटकार लगाई। पेरोन ने वापस मालवा के सरदारों से लुइस के कारनामों के लिए माफी मांगी, लेकिन उसी वक्त उसके मालिक सिंधिया ने उसको अंग्रेजों से लड़ने के लिए पंजाब से वापस बुला लिया। अब किस्मत मराठों के खिलाफ हो चुकी थी और उनको लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। सिंधियाई सूरज के डूबने के साथ ही पेरोन की उम्मीदें भी डूब गई और अब वो भारत के राजनीतिक पर्दे से गायब हो गया। अंग्रेज दिल्ली और आगरा के मालिक बन गए और मुगल बादशाह उनका कठपुतली। अंग्रेज महाराजा रणजीत सिंह के एक कदम और करीब आ गए थे। अब उनके बीच कोई बचा हुआ था तो वो था दूसरा मराठा सरदार जसवंत राव होलकर और मालवा इलाके के सिख सरदार। सिंधिया को अंग्रेजों से हार के सिर्फ 2 साल ही गुजरे थे कि मराठा सरदार जसवंत सिंह होलकर का भी अंग्रेजों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। राजस्थान के डीग में लॉर्ड लेक ने उनको करारी हार दी। होलकर और उनका एक रोहिल्ला साथी अमीर खान सिख सरदारों से मदद लेने के लिए वहां से पंजाब आ गए, जहां इसी उम्मीद में वो कई महीनों तक पटियाला में रुके रहे। कहा जाता है कि वहां रहते हुए होलकर ने चुपके से अफगानों को भी दोबारा भारत पर हमला करने का न्योता भेजा। जब उनका पीछा करते हुए लॉर्ड लेक वहां पहुंचा तो ये दोनों यानी जसवंत राव होलकर और अमीर खान सतलुज को पार करके अमृतसर चले आए। होलकर और लेक दोनों ने महाराजा रणजीत सिंह के पास अपने अपने दूत भेजे जो उस वक्त मुल्तान में थे। रणजीत सिंह मौके की गंभीरता को भांप गए। उन्होंने सभी सरदारों को संदेश भिजवाए और अमृतसर पहुंचकर मीटिंग में उनके साथ शामिल होने और अपनी अपनी राय देने के लिए कहा। इस मीटिंग का खास मुद्दा 2 पार्टियां थी। एक तरफ होलकर और अमीर खान थे जिन्होंने शरण मांगी थी और उस वक्त उनकी रक्षा करना पंजाबियों के लिए फख्र की बात थी। यशवंत राव होलकर ने श्री दरबार साहिब जी में भारी दान दिया और अपने आप को सिखों की आस्था के जरिए जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को अपना भाई कहा और कहा कि वही हिंदुओं की इस वक्त इकलौती आस हैं। लेकिन दूसरी तरफ रणजीत सिंह ये बात भी जानते थे कि अभी अभी कुछ दिन पहले ही होलकर ने अफगानों को भारत पर हमला करने का इन्विटेशन भेजा था। इस केस का दूसरा पहलू थे अंग्रेज
जिन्होंने महाराजा को धमकी दी थी कि या तो होलकर को पंजाब से बाहर का रास्ता दिखाओ या फिर एंग्लो मराठा युद्ध की आग पंजाब तक पहुंच जाएगी और गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। अंग्रेजों की धमकी को हल्के में लेने के कोई भी कारण दिखाई नहीं दे रहे थे। अपनी बात कहने के लिए लॉर्ड लेक ने जींद के राजा भाग सिंह को महाराजा रणजीत सिंह के पास भेजा। महाराजा रणजीत सिंह यशवंतराव होलकर के कैंप में गए, उनकी यूरोपियन सेना का इंस्पेक्शन किया और समझा कि वो उनकी अपनी सेना से बेहतर है या नहीं, और अगर बेहतर है तो कितनी बेहतर है। उन्होंने होलकर से ऐसा कोई सवाल नहीं किया कि उनको शर्मिंदा होना पड़ता, इसलिए खुद ही सारी स्थिति को समझने की कोशिश की। वो भेष बदलकर और एक आम आदमी बनकर, एक आम सैनिक बनकर अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों के साथ लॉर्ड लेक के कैंट में भी गए और इंडियंस और अंग्रेज सिपाहियों को नजदीक से ऑब्जर्व किया। लेकिन शाम होते होते उनकी एक आंख ने उनको धोखा दे दिया और उनको पहचान लिया गया। शाम को लॉर्ड लेक ने उनके साथ मीटिंग की, लेकिन उस मीटिंग में क्या बात हुई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। महाराजा रणजीत सिंह अमृतसर लौट गए और अब वो पूरी तरह से समझ चुके थे कि अंग्रेज होलकर से बहुत ज्यादा ताकतवर थे और अगर उनकी और होलकर की सेना साथ मिलकर भी लड़े तो भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाएंगे। अब वो असमंजस की हालत में थे कि क्या करें और क्या ना करें। खुशवंत सिंह अपनी किताब रणजीत सिंह महाराजा ऑफ द पंजाब में कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त आखिर में श्री अकाल पुरख जी की शरण में श्री दरबार साहिब जाने का फैसला किया। उन्होंने कागज की 2 पर्चियां ली और उनमें से एक पर लॉर्ड लेक और दूसरी पर होलकर का नाम लिखा और उनको मोड़कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास रख दिया। फिर आंख बंद करके प्रार्थना की और उनमें से एक को उठाकर खोला। उसके ऊपर लॉर्ड लेक का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद महाराजा ने एंग्लो मराठा डिस्प्यूट में शामिल होने से स्पष्ट इनकार कर दिया और उन दोनों के बीच समझौते और सुलह के लिए कोशिशें शुरू कर दी। अब अच्छी बात यह हुई कि अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली को, जिसने मराठों के खिलाफ बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी अपना रखी थी, बदल दिया गया और उसकी जगह आया लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको लंदन के हाई कमान की तरफ से स्पष्ट आदेश थे कि और ज्यादा लड़ाइयों में इन्वॉल्व होने की अब कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही यह भी कहा गया था कि होलकर को उसकी जब्त की गई सारी प्रॉपर्टीज वापस कर दी जाए। कुल मिलाकर महाराजा के बीच और बचाव समझौते की कोशिशें कामयाब हो गई। इसके बाद रोहिल्ला और मराठों ने जो सतलुज को पार किया तो फिर कभी पंजाब के होराइजन पर वो दिखाई नहीं दिए। ईस्ट में अब अंग्रेज एक अकेली शक्ति के रूप में कायम हो चुके थे। अब उनके और महाराजा के बीच सिर्फ मालवा के कुछ सरदारों का एक ग्रुप बचा था। एक छोटे से अरसे की इस मुलाकात में ही महाराजा रणजीत सिंह और मराठा सरदार यशवंतराव होलकर एक दूसरे के चरित्र की गहराइयों को माप चुके थे। होलकर को पता चला कि देशभक्ति और हिंदू सिख एकता के बारे में उनके द्वारा कही गई बातों के बावजूद रणजीत सिंह ने फतेह सिंह आहलूवालिया को अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए भेज दिया था। तो उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि दक्कन की सीमाओं से लेकर पंजाब तक मुझे ऐसा कोई बहादुर आदमी नहीं मिला जो मेरी लड़ाई में मेरा साथ देता। दूर से लगा था कि शायद कोई है, लेकिन जब नजदीक जाकर देखा तो पता चला कि वो एक धोखे के अलावा कुछ नहीं था। खुशवंत सिंह अपनी किताब महाराजा ऑफ द पंजाब में कहते हैं कि होलकर ने इधर तो रणजीत सिंह से बात जारी रखी और उधर अफगानों को बुलावा भेजा। इस दोहरे व्यवहार पर महाराजा रणजीत सिंह ने उनके बारे में बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी की थी जो बिना लाग लपेट के सीधी सी थी। महाराजा रणजीत सिंह और फतेह सिंह आहलूवालिया ने अंग्रेजों के साथ लाहौर में एक संधि पर साइन की। पिछले कुछ महीनों के लगातार तनाव ने महाराजा की सेहत को काफी नुकसान पहुंचाया। वो खेवड़ा सोल्ट रेंज के इलाके में आराम करने के लिए पहुंचे, जहां पर श्री कटास राज मंदिर के पवित्र सरोवर में स्नान करते वक्त उनको ठंड लग गई और बुखार हो गया। दोबारा से ठीक होकर चलने फिरने लायक होने में उनको कई हफ्ते लग गए। वो पालकी में बैठकर लाहौर पहुंचे और डॉक्टर की सलाह पर लाहौर के बाहर शालामार बाग के मुगल गार्डन में ठहरे। अपने स्वास्थ्य लाभ के दौरान उन्होंने बगीचे में पानी की सप्लाई करने वाली नहर को खुलवाया और फव्वारों और वाटर चैनल्स को साफ करवाया। फलों के पेड़ और फूलों की नई क्यारियां बनाई गई। महाराजा तब तक इन फूलों और फव्वारों के बीच में रहे जब तक कि उनकी हेल्थ पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई। अपने एक दरबारी से उन्होंने एक दिन पूछा कि इस बाग को शालामार क्यों कहते हैं। दरबारी ने कहा कि महाराज, इस फारसी शब्द शालामार का मतलब है दिल को खुश करने वाला। तो महाराजा ने कहा, यह पंजाब है, फारस नहीं। पंजाब में शालामार का मतलब है प्यार का कत्ल करने वाला। इस गार्डन में प्यार को फैलाया जाता है, मारा नहीं जाता, उन्होंने कहा, और इसका नाम बदलने के आदेश दे दिए। उस दिन से इसको शालामार नहीं शालाबाग कहा जाने लगा। इसके बाद ये जगह महाराजा का पसंदीदा रिसोर्ट बन गया। यहाँ पर प्रसिद्ध और कामयाब मीटिंग्स हुई और वीआईपी मेहमानों के लिए ये मनोरंजन की जगह बन गई। अब यहाँ अक्सर महफिलें जमती थी और देर रात तक घुंघरू की झनकार सुनाई दिया करती थी।